बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हाँ जी, मेरे अज़ीज़ हमवतनों और मेरे मुल्क के शाहीनों और केमिस्ट्री पढ़ने वाले तालिब इल्मों, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आप आज हमारा 5वां लेक्चर सुनने के लिए भी तैयार होंगे। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़माओ मकां और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जी, इस पीरियडिक टेबल में अभी बातें कहने को और भी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियडिक ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो मेन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें एटॉमिक साइज़ है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन तमाम टॉपिक को हम बारी बारी डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने इनको फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन सेकंड ईयर में थोड़ी सी और डिटेल होती है इन टॉपिक्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम एटॉमिक साइज़ की। एटम का जो साइज़ होता है उसको हम एटॉमिक साइज़ बोलते हैं। एटॉमिक साइज़ को मज़ीद दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं, या दूसरा है आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस भी उसे कह देते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। एटम्स आर सो स्मॉल दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सी इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम जो है वो किसी भी ताकतवर माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको आम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो साइज़ भी मैयर हो सकते हैं। तो इसका मतलब सिंगल एटम का साइज़ मैयर करना फिर बहुत मुश्किल है। फिर इसके लिए जो टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं वो ये टेक्निक ये अडॉप्ट की जाती हैं कि डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, एक्सरे टेक्निक्स हैं, उनके ज़रिए से बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस मैयर कर लिया जाता है। और जो बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए वो सेम एटम होने चाहिए, और सेम एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम बॉन्डेड एटम्स इज़ कंसीडर्ड टू बी रेडियस ऑफ एटम आर एटॉमिक रेडियस। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी बात हम ये भी आपको बताते चलें कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कभी भी प्रिसाइजली मैयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की बाउंड्री को फिक्स नहीं कर सकते कभी भी। जब एटॉमिक साइज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री को फिक्स नहीं कर सकते तो फिर हम एटॉमिक रेडियस भी प्रिसाइजली मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जो साइज़ मैयर किया जाता है वो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक होता है। वैलेंस शेल की बाउंड्री जब फिक्स नहीं है तो डेफिनेटली फिर हम उसका साइज़ भी प्रिसाइजली मैयर नहीं कर सकते। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस के हवाले से जो आपको डाटा मिलता है बुक्स के अंदर वो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मिलता है, लेकिन इसका मतलब कतन मतलब ये नहीं है कि वो डाटा जो दिया हुआ है वो गलत है, वो ठीक है। जैसे कुछ एटॉमिक रेडियस आप फर्स्ट ईयर की बुक्स में कुछ और फिगर्स के साथ दिए हुए हैं, सेकंड ईयर की बुक में कुछ और फिगर्स के साथ दिए हुए हैं। तो अक्सर बच्चे ये समझ लेते हैं कि शायद पता नहीं ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में डाटा दिया हुआ है वो भी ठीक है, जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक्स में दिया होता है वो भी डाटा ठीक है। दोनों में कोई गलती नहीं है। जब जिस हालात में जिस वक्त उसको मैयर किया जाता है उसी वक्त उसका साइज़ बुक्स के अंदर लिख दिया जाता है। अच्छा जी, अगली बात हम डिस्कस करेंगे पीरियडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई।
along the group atomic radius increases from top to bottom because atom of shells of atom कहना चाहिए यहाँ पे, shells of atom increase successively and screening effect increase from top to bottom. टॉप टू बॉटम आते हुए जो है वो शेल्स भी इंक्रीज होते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है अलोंग द ग्रुप, और अलोंग द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट शेल तो कांस्टेंट रहते हैं, शेल नहीं इंक्रीज होते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और उन्हीं शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शेल जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। जब वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं तो साइज़ उनका डिक्रीज़ कर जाता है। अच्छा जी, वो कहते हैं डिक्रीज़ होने वाला जो ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज़ होने वाला जो ट्रेंड है, ये सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है, प्रोमिनेंट है लॉन्ग पीरियड्स के अंदर, जहाँ पे डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ग्रेजुअल रिडक्शन इन एटॉमिक रेडियस इन लैंथेनाइड्स इज सिग्निफिकेंट। लैंथेनाइड सीरीज़ में ये जो एटॉमिक रेडियस में कमी है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली देखने में आती है, इसी वजह से इसको हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम टेबल फॉर्म के अंदर अगर समझाएं तो आप प्रेडिक्ट टेबल देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम आते हुए एटम्स के रेडियस जो हैं या एटम के साइज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। वजह क्या है कि टॉप टू बॉटम आते हुए शेल्स भी इंक्रीज़ करते हैं सक्सेसिवली, जिस तरह पीरियड नंबर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है इसी तरह शेल भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। और दूसरा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होता है। डिक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा जी, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक के साइजेज़ या एटॉमिक के रेडियाई डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी। वो जिस मर्ज़ी पीरियड में देख लें, आप फर्स्ट पीरियड में देख लें तो हाइड्रोजन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, हीलियम का साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल है। इसी तरह लिथियम टू नियॉन दूसरा पीरियड है, इसमें भी सक्सेसिवली जो है वो एटॉमिक के रेडियस डिक्रीज़ कर रहे हैं। थर्ड पीरियड में भी यही ट्रेंड है। देखा जाए तो ओवरऑल पूरे पीरियड्स में तकरीबन यही ट्रेंड आपको देखने को मिलता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जर्नल बात की जाती है, वरना इरेगुलरिटीज़ भी हैं कि पीरियड्स में कहीं पे जाके जो है वो साइज़ इंक्रीज़ भी हो जाता है किसी एटम का। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के हवाले से अगर करें, ये तो बाकायदा एक टेबल है जिसमें पूरे एटम का नाम भी लिखा हुआ है और उनके साइज़ भी शो किए हुए हैं प्रेडिक्ट टेबल के अंदर। ये वाली लेंथेनाइड सीरीज़ है जिसको हमने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के नाम से पढ़ा। इसमें होता यह है कि लिथियम, लेंथेनम, सीरियम और प्राइसोडाइमियम तक देखें कि साइज़ जो है वो इनके सेम है, फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़े से बढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर ग्रेजुअली थोड़े थोड़े रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो लेंथेनाइड्स के बाद यकदम जो है वो जो रेडियस है डिक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से इसको हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। वरना अदरवाइज़ देख लें तो पूरे प्रेडिक्ट टेबल में यही हाल है कि प्रेडिक्ट टेबल में पूरे में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन कहता है जी ये एक अमल जो है ज़्यादा क्लियर और प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है लेंथेनाइड सीरीज़ में। ठीक है। वरना एक्टिनाइड्स में भी वैसे यही सूरत हाल है कि उसमें भी साइज़ जो हैं वो एकदम डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि दोनों में डी और एफ़ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे एफ़ और डी सब शेल इन्वॉल्व हो जाएं वहाँ पे जो है वो साइज़ ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। व्हेन न्यूट्रल एटम लूज आर गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आयंस आर प्रोड्यूस्ड। ये कंसेप्ट भी आपको पहले पढ़ा हुआ है आपने। न्यूट्रल एटम्स अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो केटाइन प्रोड्यूस होते हैं, और जब न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो एनाइन प्रोड्यूस होते हैं। आइंस की दो टाइप्स होती हैं, केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने होने से बनते हैं और एनाइन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के गेन होने से बनते हैं। और आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी सेम वैसा ही है जैसा ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का है। अलोंग द ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज, और अलोंग द पीरियड जो है अलोंग द ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीज होते हैं और अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियस डिक्रीज होते हैं। यही सेम ट्रेंड हमने एटॉमिक रेडियस में भी डिस्कस किया है। ठीक है जी। अब जी एटॉमिक रेडियस के हवाले से भी वही सेम ट्रेंड आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रहा होगा कि राइट टू लेफ़्ट मूव करें पीरियड्स में तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो आयनिक रेडियस डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरह टॉप टू बॉटम मूव करें तो आयनिक रेडियस इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी, इनमें भी सेम वही ट्रेंड है जो एटॉमिक रेडियस के अंदर ट्रेंड पाया जाता है। अच्छा जी, अब ये ट्रेंड जो है बिल्कुल रेगुलर नहीं हम कह सकते, ये ट्रेंड थोड़ा सा इर्रेगुलर है। वो थोड़ी सी वजह आपको समझानी है, या ये ट्रेंड जो है वो इर्रेगुलर क्यों है आयनिक रेडियस के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पीरियड में लिथियम +1, बेरिलियम +2, फिर इसके बाद जो है वो बोरान है, फिर कार्बन है। लिथियम से लेकर कार्बन तक साइज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। फिर जो है वो नाइट्रोजन से, यानी जो 5th A या 5A ग्रुप है वहाँ से साइज़ फिर यकदम ज़्यादा हो जाता है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, यही हाल आप थर्ड पीरियड में देखें कि सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक साइज़ डिक्रीज़ करता है, फिर फास्फोरस से फिर इंक्रीज़ कर जाता है, फिर नेक्स्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि 4A ग्रुप तक साइज़ डिक्रीज़ करते हैं, फिर 5A से इंक्रीज़ करके फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि आप जब थर्ड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। देखें, हम सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने लूज़ होंगे उतना उस पर चार्ज आ जाता है। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, +1 चार्ज। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, +2 चार्ज। एलुमिनियम ने +3 चार्ज लिया क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। सिलिकॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इस पर +4 चार्ज आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, और साइज़ श्रिंक कर जाएगा। इसके बाद नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं प्योरली फास्फोरस से। फास्फोरस नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। जिन पे आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है ये सारी की सारी मेटल्स हैं। मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इधर नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फ़र नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, आगे फिर नोबल गैसेस तो हैं ही नॉन मेटल्स। ठीक है जी, अब देखो फास्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं उनका साइज़ ज़्यादा हो गया, फिर डिक्रीज़ क्यों होना शुरू हो जाता है कि सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करेंगे साइज़ उतना बड़ा हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन कम गेन करेंगे तो उनका साइज़ फिर उस हिसाब से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये इस वजह से हम लेफ़्ट टू राइट एक जर्नल ट्रेंड तो हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए साइज़ डिक्रीज़ करते हैं आयंस के, लेकिन ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है। 4 ग्रुप तक तो डिक्रीज़ करते हैं, 4 के बाद जब 5th ग्रुप आ जाता है 5th से 8 तक फिर ये साइज़ डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है ये आपकी बुक में ये ग्राफ भी बने हुए हैं। अब ये ग्राफ के हवाले से
आपने दो एक्सिस ड्रा करने होते हैं जब भी ग्राफ ड्रा किया जाता है। एक वाई एक्सिस होता है इसमें और एक इसका एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पीरियड नंबर भी रखा जा सकता है, एक्स एक्सिस में यहाँ एटॉमिक नंबर भी रखा जा सकता है। लेकिन एटॉमिक नंबर कुछ बच्चों के लिए याद करना मुश्किल होता है कि एटम्स के एटॉमिक नंबर उन्हें याद नहीं होते, तो इस वजह से आप पीरियड नंबर भी रख सकते हैं। ठीक है जी, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये याद करना ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, और वाई एक्सिस में रेडियस हैं, और रेडियस जो है ये पिकोमीटर में दिए हैं, ये नैनोमीटर में भी दिए जा सकते हैं, पिकोमीटर में भी दिए जा सकते हैं। तो ज़्यादातर डाटा आपको बुक्स में या तो नैनोमीटर में मिलता है या पिकोमीटर में। ये फर्स्ट ए ग्रुप का के आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का ग्राफ उसने शो किया है। लिथियम का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है, सोडियम का थर्ड पीरियड से है, पोटाशियम का फोर्थ पीरियड से है, रुबीडियम का फिफ्थ पीरियड से है, सीजियम का सिक्स से है और फ्रांसियम का सेवन्थ पीरियड के साथ है। हम पीरियड्स के हवाले से अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर्स, कि जिसका जो पीरियड नंबर होगा उसमें उतने ही शेल होंगे। फ्रांसियम में 7 शेल हैं, सीजियम में 6 शेल हैं, रुबीडियम में 5 शेल्स हैं, पोटाशियम में 4 हैं, सोडियम में 3 हैं और लिथियम में 2 शेल्स होते हैं। जितने शेल ज़्यादा होंगे फिर उसका साइज़ उतना ज़्यादा होगा। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक ग्रुप्स के अंदर साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। और सेम वही ट्रेंड नीचे जो पर्पल कलर में ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये इसके आइंस का है, यानी लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबीडियम +1, सीजियम +1, फ्रांसियम +1। जो ट्रेंड उनके न्यूट्रल एटम्स का है सेम वही ट्रेंड उनके आइंस का भी वही है। इसके साथ वाला ग्राफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ये अल्कली मेटल्स का था और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, उसमें भी सेम आप वैसा ही ट्रेंड देखते हैं कि पहले ग्राफ में यहाँ पे तो यह है कि स्ट्रॉन्शियम तक तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, फिर इसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, फिर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता साइज़ जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्राफ है हैलोजेंस का। हैलोजेंस के अंदर भी देखें पहले न्यूट्रल एटम्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली उनके जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, उनका साइज़ भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो ट्रेंड न्यूट्रल एटम्स का है वही ट्रेंड तकरीबन उनके आयंस का भी होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे लेकिन आपने इनको कंसेप्ट के साथ करना है। साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पैरेट एटम वाई, ये बोर्ड में क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है। आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पैरेंट एटम बिकॉज लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द effective nuclear charge. As a result, force the attraction of nucleus for the electron increase and hence ionic radii decreases. अब इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि एग्जाम्पल के ज़रिए कि जिस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इस पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही हैं। तो प्रोटॉन की तादाद को ही हम न्यूक्लियर चार्ज का नाम भी देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा है, 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से शेल जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ श्रिंक कर जाता है। अच्छा जी, अब दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हों या 3 हों, या वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन सारे का सारा लूज़ कर दे तो शेल ही ख़त्म हो जाए, तो फिर भी साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे वैलेंस शेल में से, तब भी साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरह के अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है, जिसके बाद उसके पास शेल कम हो जाते हैं। सोडियम में जैसे 3 शेल हैं, तो जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो अब इसके बाद 2 शेल रह जाएंगे। तो इसमें 2
वजूहात आ गई। एक तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगी और शेल भी लूज़ हो गया, जिसकी वजह से साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे 186 पिकोमीटर न्यूट्रल एटम का साइज़ है और 95 पिकोमीटर जो है इसके आयंस का साइज़ है। ठीक है जी। ऐसे केसेस में जहाँ शेल भी लूज़ हो जाए और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने भी वैलेंस शेल में हैं वो सारे निकल जाएं, तो फिर वहाँ पे उनके आयंस का साइज़ न्यूट्रल एटम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा, नेक्स्ट है साइज़ ऑफ एनाइन इज़ लार्जर देन पेरेंट एटम। एनाइंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। साइज ऑफ एन एनाइन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन रिपल्जन among the electrons and decrease in the effective nuclear charge on the electrons। अब इसमें दो बातें इसने बता दी यहाँ पे कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपेल होता है, तो शेल के अंदर रिपल्जन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शेल जो हैं वो फैल जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी वजह इसमें यह भी होती है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने से प्रोटॉन तो इंक्रीज़ नहीं होते, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वही रहती है जो न्यूट्रल एटम में थी, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन नहीं इंक्रीज़ होते। तो प्रोटॉन जो है वो कम होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से शेल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, न्यूक्लियस से थोड़े से दूर हो जाते हैं, तो साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि न्यूट्रल फ्लोरीन एटम का साइज़ 72 पिकोमीटर है, लेकिन इसके फ्लोराइड आयन का साइज़ आफ्टर द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इसका साइज़ 136 पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप इंशाल्लाह इसको याद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।